हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 11 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और चीन के तनाव के बीच दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? चार ऑप्शन है, भारत, चीन, रूस, नेपाल। सही आंसर है सी, रूस। भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच रूस के मास्को में अहम बैठक हुई है। यह बैठक दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए रूस की पहल पर हो रही है। आपको बता दूं कि दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों ही देश के बीच तनाव अपने चरम पर है। अब जानते हैं यह बैठक क्यों किया गया। पूर्वी लद्दाख में मंडराते युद्ध के खतरे के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्री आज मास्को में तीसरी बार आमने सामने हुए हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब भारतीय सैनिकों ने चुशुल सेक्टर में सभी ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया है और चीनी सैनिकों को दोबारा कब्जा करने के प्रयासों को विफल कर दिया है। लद्दाख में चीन ने टैंकों और तोपों के साथ करीब 5 से 7 हज़ार सैनिकों को तैनात किया है। आपको बता दूं कि रूस अपने दोनों ही मित्र देशों के बीच तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। मई में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव शुरू होने के बाद दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों में पहली बार आमने सामने बैठकर बातचीत हो रही है। अब जानते हैं पैंगोंग झील के पास सैनिक को क्यों तैनात किया गया। दोनों ही देशों ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास हजारों की तादाद में सैनिक और तोपों को तैनात कर रखा है। भारत का कहना है कि चीन अपने वादों से मुकरते हुए पैंगोंग झील के उत्तरी हिस्से और गोगरा पोस्ट इलाके में अपने सैनिकों को नहीं हटा रहा है। पूरे लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने करीब 50,000 सैनिकों को तैनात किया है। भारतीय सेना ने भी चीन को जवाब देने के लिए हजारों की तादाद में सैनिकों की तैनाती की है। वहीं मुखपारी इलाके में 45 साल बाद पहली बार गोली चली है। यहाँ पर 30 से 40 चीनी सैनिक भारतीय पोजीशन से 200 से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। उधर पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर दोनों ही देशों के सैनिक मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। लद्दाख में जारी इस जंग जैसे हालात के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इससे पहले तीनों ही देशों के नेता संघाई सहयोग संगठन की बैठक में 23 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत कर चुके हैं। अब जानते हैं लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच यह तनाव कब से चल रहा है। देखिए, भारत और चीन के बीच इस साल जून से ही तनाव जारी है। गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। चीन के सैनिकों ने रात के समय कांटेदार तारों से लिपटे रॉड और डंडों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। चीन के भी 40 सैनिकों के मारे जाने की खबरें आई थी। इसके बाद से ही दोनों देशों की ओर से सैन्य स्तर पर तनाव कम करने के लिए बातचीत हो रही है। हालांकि कई चरणों की बातचीत के बाद भी अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मतलब एनएसडी के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, शबाना आजमी, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, परेश रावल। सही आंसर है डी, परेश रावल। बॉलीवुड एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनकी ये नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद 2017 से ही खाली था। परेश रावल 65 साल के हैं और उनके पास अभिनय का सालों का तजुर्बा है। 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। परेश रावल का जन्म भारत के मुंबई में हुआ है, जिन्होंने अभिनय की शुरुआत 1984 में की थी। उस वक्त वो होली नामक फिल्म में एक सहायक के किरदार के रूप में नजर आए थे। इसके बाद वह 1980 से 1990 के मध्य 100 से अधिक फिल्मों में खलनायक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कब्जा, किंग अंकल, राम लखन, दौर, बाजी और कई फिल्मों में कार्य किया। परेश रावल भारत के अहमदाबाद पूर्व संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद थे। वो भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीए द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है?
चार ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक। सही आंसर है ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को जारी EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है। EASE का फुल फॉर्म इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंट होता है। वहीं इस सूचकांक में भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। भारतीय बैंकिंग संघ द्वारा EASE सुधार सूचकांक को तैयार किया गया है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह सूचकांक 6 विषयों पर आधारित है, जिसमें 120 से अधिक उद्देश्य मैट्रिक्स पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रदर्शन को मापा जाता है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के CEO सुनील मेहता हैं और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1990 से 2019 के बीच बाल मृत्यु दर में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? चार ऑप्शन है 4.5%, 5.5%, 6.5%, 7.5%। सही आंसर है ए, 4.5%। भारत में बाल मृत्यु दर में 1990 से 2019 के बीच काफ़ी कमी आई है। 1990 से 2019 के बीच भारत में बाल मृत्यु दर में प्रति वर्ष 4.5% की गिरावट दर्ज हुई है। यह रिपोर्ट यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग और विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की गई है। भारत में बाल मृत्यु दर 1990 में 126% से घटकर 2019 में 34% हो गई है। 2019 तक IMR को घटाकर 28% और 2025 तक बाल मृत्यु दर को घटाकर 23% करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई-गोपाल ऐप किसने लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। सही आंसर है डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य योजना और ई-गोपाल ऐप लॉन्च किया गया है। ई-गोपाल ऐप किसानों के उपयोग के लिए एक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। यह मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास के लिए सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य इस प्रकार है: 2024 से 25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाएं, मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर 2024-25 तक 1 लाख करोड़ करना, मछुआरों और मछली किसानों की आय दोगुनी करना, कटाई के बाद के नुकसान को 20 से 25% से घटाकर 10% करें, मत्स्य पालन और संबद्ध क्षेत्रों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करना है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में 5 वर्षों की अवधि तक इस योजना को लागू करने के लिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 मई, 8 जून। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन और किस आयोग के द्वारा आत्मनिर्भर भारत एराइज एनिक पहल शुरू की गई है? चार ऑप्शन है वित्त आयोग, सूचना आयोग, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी, नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा आत्मनिर्भर भारत एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम भारतीय MSMEs और स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देगा। यह कार्यक्रम केंद्रीय मंत्रालय और संगठन द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, संबंध आयोग। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेली हेल्थ लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है मिजोरम, असम, बिहार, नागालैंड। सही आंसर है डी, नागालैंड। नागालैंड ने अपना पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेली हेल्थ लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक टेली परामर्श प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों से सीधे जुड़ सकते हैं। यह सुविधा के सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में लागू किया जाएगा। नागा टेली हेल्थ नागालैंड सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य नागालैंड में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। अब नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है।
इसकी राजधानी कोहिमा है। यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यहाँ विधानसभा की 60 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 1 सीट है। यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YSR संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? 4 ऑप्शन है, सिक्किम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। YSR संपूर्ण पोषण योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना में राज्य के 77 आदिवासी क्षेत्रों के 8320 आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने का इरादा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर। सही आंसर है सी, 10 सितंबर। हर साल 10 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मतलब विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह दिवस इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड मतलब आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना। अगर बात करें तो आत्महत्या विश्व स्तर पर होने वाली मौतों का 15वां प्रमुख कारण है और प्रतिवर्ष आत्महत्या से लगभग 8 लाख से अधिक लोग मरते हैं, मतलब कि 40 सेकंड में एक व्यक्ति। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया है? 4 ऑप्शन है, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, VS येदियुरप्पा। सही आंसर है डी, VS येदियुरप्पा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा के द्वारा बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। इस फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना सितंबर 2017 में शुरू हुई थी। अब कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। 1973 में पुनर्नामांकन कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 225 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें और लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी गिरावट का अनुमान जताया है? 4 ऑप्शन है, 10.8%, 11.8%, 12.8%, 13.8%। सही आंसर है बी, 11.8%। भारतीय शाखा इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत के वित्त वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को घटाकर -11.8% कर दिया है, जो पहले -5.3% आंका गया था। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 में आर्थिक नुकसान 18.44 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान जारी किया है। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष यानी 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.9% की वृद्धि दर्ज करेगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के MD एंड CEO रोहित करण साहनी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल योजना शुरू करेगा? 4 ऑप्शन है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर है बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहा है। सफल का फुल फॉर्म सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन है। यह योजना सफल मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगी, जिन्होंने पहले कभी भी ऋण नहीं लिया है। SBI इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने इजराइल के साथ शांति समझौते के लिए किस देश के लिए शर्त रखी है?
चार ऑप्शन है ईरान, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा। सही आंसर है बी फिलिस्तीन। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ सार्वजनिक स्तर पर संबंध स्थापित करने को लेकर एक शर्त सामने रखी है। सऊदी प्रशासन ने शर्त में कहा है कि जब तक इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। हाल ही में एक ऐतिहासिक डील करते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने न केवल इजराइल को मान्यता प्रदान किया बल्कि उसके साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित कर लिया है। अब सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी रियाद है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। अब इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। यहाँ के राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन हैं और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब फिलिस्तीन के बारे में जानते हैं। फिलिस्तीन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मनीला है और यहाँ की मुद्रा पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जया प्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, वो निम्न में से क्या थे? चार ऑप्शन है राजनेता, पत्रकार, फिल्म अभिनेता, कवि। सही आंसर है सी फिल्म अभिनेता। तेलुगु फिल्म अभिनेता जया प्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है। वो पहली बार 1988 की फिल्म ब्रह्मापुत्रु में पुलिस उप निरीक्षक के रूप में नजर आए थे और आखिरी बार 2020 की फिल्म सिरिलेरू निकिवरू मूवी में नजर आए। उन्हें समर सिन्हा रेड्डी, नरसिम्हा नायडू, किक एमाडी, गोला वदीदी और कैथक किथालू आदि फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस किस देश में खोला गया है? चार ऑप्शन है भारत, कनाडा, चीन, सिंगापुर। सही आंसर है बी कनाडा। कनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस खोला गया है। यह लुफा फॉर्म द्वारा एक वेयर हाउस के छत पर स्थापित किया गया है। यह कंपनी द्वारा स्थापित चौथा छत वाला ग्रीन हाउस है। स्थानीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसे खोला गया है। दोस्तों कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। सही आंसर है डी बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। इसे कभी कभी विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। खेल की वैश्विक साक्षी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। 1982 के टूर्नामेंट के बाद से हर 2 साल में चैंपियनशिप आयोजित की जाती थी। 1948 से 49 में आयोजित पहले टूर्नामेंट के बाद से हर 3 साल में आयोजित की गई थी। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।